कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आन उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी थी जो बाहर वाली सिक्योरिटी से ज्यादा ट्रेन्ड और प्रोफेशनल थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे आन और रॉकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। रजत ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा। रजत की ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। जब वो उस बंगले में घुसा तो उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े बंगले में कोई था ही नहीं। आहान इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में रजत ने अपना कार्ड निकालकर दरवाजे के सामने स्वाइप किया, जिससे दरवाजा एलिवेटर की तरफ खुला। अच्छा, तो हमें बेसमेंट में जाना है, आहान ने मन में सोचा। चारों लोग एलिवेटर से 5 में गए। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, लाउड म्यूजिक बज रहा था और अलग अलग कलर की लाइट्स फ्लैश हो रही थी। रूम में थोड़ा अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सबकी आंखें उन लाइट्स में एडजस्ट हुई, तब पता चला कि वो एक बार था। वहां बहुत सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। सभी बहुत इलाइट और हाई क्लास के लोग थे। उनके इस बार में सारी एलिगेंस खत्म हो गई थी। सभी एक दूसरे का हग और किस कर रहे थे। इतने में आहान की नजर एक बहुत ही फेमस स्टार पर पड़ी जो बहुत सोफिस्टिकेटेड रहती थी, लेकिन यहाँ पर एक आदमी को पैशनेटली हग और किस कर रही थी। ये सब देखकर आहान बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत उसे ऐसी जगह क्यों लाया था। इतने में चलते चलते वो बाहर के उस एरिया में पहुंचे जहां एक बॉक्सिंग रिंग था। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग ही थे जो बॉक्सर्स को चीयर कर रहे थे। इस वक्त 2 लोग रिंग में फाइट कर रहे थे। हैरानी वाली बात ये थी कि दोनों में से किसी ने भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। वो सच में अपनी जान बाजी पर लगाए हुए थे। उनके मूव्स भी फाइटिंग मूव्स नहीं थे, बल्कि ऐसे मूव्स थे जिनसे एक बार में जान जा सकती थी। ऐसी टेक्निक्स जो मिलिट्री में भी यूज होती थी। कुछ ही देर में उनमें से एक फाइटर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। कुछ लोग बहुत खुश थे और कुछ उदास। लोग गुस्से में अलग अलग गालियां बोल रहे थे। इस बेकार फाइटर की वजह से मैंने अपने सारे पैसे हार दिए। इसने तो कहा था कि ये सामने किसी को भी हरा देगा, पर यहाँ तो खुद ही 10 मिनट नहीं टिक पाया। ये सब देखकर आहान समझ गया कि यहाँ सट्टा लगाया जा रहा था, और वो भी सिर्फ मैच पर नहीं, बिल्कुल फाइटर की जान पर ये सब भी लीगल तो नहीं था। अब आहान को ये जानना था कि आखिर इस विशिष्ट हाउस का मालिक कौन था। यहाँ सब तरह के लीगल काम हो रहे थे, फिर भी किसी को कोई डर नहीं था। यहाँ खुलकर एंजॉय कर रहे थे सब इलाइट और हाई क्लास के लोग, और हर तरह का स्कैंडलियस काम भी हो रहा था। आहान सोच रहा था, इस प्रॉपर्टी के मालिक जरूर कोई बड़ा और पावरफुल आदमी होगा जो ये सब बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। बिना किसी के डर के ये इन्फॉर्मेशन पुलिस में लीक हो जाएगी। आहान सब कुछ ऑब्जर्व करके एनालाइज कर ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया। उसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और वो काफी यंग और फिट था। उसका नाम अभिषेक चोपड़ा था। उस आदमी को देखकर रजत के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। उसने बहुत इज्जत से कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं इन दोनों को यहाँ ले आया। उस आदमी ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर कुछ पल के लिए उसकी नजर आलिया पर रुक गई। फिर उसने आहान और रॉकी की तरफ देखा और कहा, तो तुम दोनों हो जो शिमला से आए हो। आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, हम ही हैं। तुम में तो बहुत हिम्मत है। उस आदमी ने इंप्रेस होते हुए कहा, विकी भाई कहाँ है? रॉकी ने सीधे सीधे सवाल किया। विकी? आओ मेरे साथ, उस आदमी ने खिलखिलाकर कहा और उनके आगे आगे चलने लगा। आहान सब चीजों और जगहों को ध्यान से देख रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ कदम चलने के बाद सब एक जेल के सामने पहुंचे जिसमें विकी बंद था। विकी की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह पर गहरे घाव के निशान थे। उसमें ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। विकी की ऐसी हालत देखकर आहान और रॉकी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉकी जैसे ही आगे बढ़कर उस आदमी पर हमला करने वाला था, उसने बंदूक निकाल ली थी। उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोशिश कर लो, उस आदमी ने रॉकी के सामने बंदूक तानते हुए कहा। देखते हैं तुम मुझ पर पहले हाथ उठाते हो या फिर मैं बंदूक पहले चलाता हूँ। रॉकी अभिषेक को घूरता रहा, पर उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ का पोस्चर और पोजीशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बंदूक चलाने की बहुत प्रैक्टिस थी। ये क्या रियल बंदूक है? मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ऐसी देखी है। इट्स टू डेंजरस। आलिया सोचकर ही डर गई थी। तभी रजत ने रॉकी को लात मारी और कहा, तुम तो लड़ने में माहिर हो ना, अब लड़ो। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, और तुम बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना खुद को,
अब बोलो। हाँ, तुम्हें इस बंदूक पे भरोसा है? आहान ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा। आहान को लग रहा था कि वो इससे कुछ बेहतर लाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मिस्टर चोपड़ा के हाथ में बंदूक है? ट्रिगर दबाते ही तुम्हारा काम खत्म। रजत ने हैरान होते हुए कहा। आहान रजत की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। डेजर्ट ईगल, 0.357 इंच इन डायमीटर, फायरिंग स्पीड ऑफ 378 मीटर पर सेकंड एंड बॉम्ब कैपेसिटी ऑफ 8। और ये बनी थी 1985 में। क्यों? सही कह रहा हूं ना? आहान ने अभिषेक की तरफ देखते हुए सवाल किया। तुम्हें गन्स के बारे में पता है? अभिषेक बिल्कुल हैरान था। उसे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब से आहान उस बिल्डिंग में आया था वो बहुत शांत था। अब भी बंदूक को देखकर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे था? आहान ने नाम में सर हिला दिया। उसे बंदूक के बारे में सब पता था, पर उसने कभी भी इस बंदूक को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उसके गुरु ने उसे मना किया था। आहान के गुरु ने उसे समझाया था कि अगर उसने कभी भी बंदूक को हाथ लगाया तो फिर उसका ध्यान मार्शल आर्ट से भटक जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जब आहान ने ना किया तो अभिषेक और भी हैरान और परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि इस बंदूक के बारे में किसी को भी आसानी से पता नहीं हो सकता था। यह आर्मी की स्पेशल बंदूकों में से एक थी। अभिषेक ने कंफ्यूज होकर आहान से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग करते हो? आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिषेक को और भी अजीब लगने लगा। वो सोचने लगा था कि क्या रजत के लिए आहान से पंगा लेना सही होगा? अगर ये सच में मार्शल आर्ट में ट्रेंड है तो फिर इसके पीछे बहुत लोग होंगे। इसकी हाई क्लास फैमिली से अच्छी जान पहचान भी होगी। अगर इस आहान को कुछ हो गया तो मुझे और मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। मैं इसे जान से मार दूं तब भी प्रॉब्लम होगी, और ये बच जाता है तब भी होगी। अगर तुम वहां से हो जहां से मैं सोच रहा हूँ तो फिर आज का हादसा बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। तुम इस आदमी को वापस लेके जा सकते हो। आहान के कॉन्फिडेंस को देखकर अभिषेक की हिम्मत नहीं हुई वो किसी भी तरह का अंदाजा लगा पाए। एक खास जगह से मार्शल आर्ट सीखे हुए लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है जो आहान में था। उनके आगे पीछे बहुत लोग होते हैं और उन्हें हराना मुश्किल होता है। अभिषेक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभिषेक भाई, आप ये... इस वक्त रजत बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिषेक चोपड़ा जैसा पावरफुल आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। शराब, अभिषेक ने रजत को घूरते हुए कहा। रजत ये बात समझ नहीं पा रहा था कि इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए और मार्शल आर्ट में क्वालिफाई करने के लिए आहान की उम्र तो बहुत छोटी थी। इसका मतलब साफ था कि वो बहुत सालों से ट्रेन कर रहा था। अभिषेक कुछ भी समझ पाने की सिचुएशन में नहीं था। अगर सच में वो एक पावरफुल टीचर का स्टूडेंट है तो फिर विशिष्ट हाउस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग? रियली? आहान ने एक अलग लहजे में कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभिषेक समझ चुका था कि आहान इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये सोचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लग रहा था कि फिर भी वो आहान के सामने जताना नहीं चाहता था। अगर मेरे दोस्त के साथ तुम ऐसा करोगे तो मैं तो बदला लूंगा ही। आहान ने रजत और अभिषेक को घूरते हुए कहा। यह मामला अब तभी खत्म होगा जब तुम दोनों के हाथ टूटेंगे। इस पर अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बस मन ही मन में कुछ बड़बड़ाया। उस आदमी के सामने बंदूक थी, फिर भी वो डर नहीं रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता अभिषेक के हाथ में गन है और तुम हमारे साथ लड़ने तोड़ने की बात कर रहे हो? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। बस एक मोमेंट और तुम ऊपर भगवान के पास पहुंच जाओगे, रजत ने झल्लाते हुए कहा। और फिर भी अगर तुम मेरे हाथ तोड़ने की हिम्मत रखते हो तो आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। इतना बोलते ही रजत ने वहां पड़ा एक हथियार उठाया और रॉकी की तरफ फेंका। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलते ही आहान ने रजत को कसकर थप्पड़ लगाया, जिसकी वजह से वो उड़कर कुछ कदम दूर जाकर गिरा। उसके 3-4 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए थे और मुंह से खून बहने लगा था। ये देखकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या किया? यह हिम्मत तुम्हें गोली चलाने की? आहान ने गुस्से में कहा। ये सुनकर अभिषेक भी अपना आपा खो बैठा और ट्रिगर दबा दिया। पूरा रूम गोली की आवाज से गूंज गया था। आलिया ये देखकर डर गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रॉकी की आंखें जैसे बाहर आ गई ये सब देखकर। गोली हवा को चीरते हुए आहान के आईब्रोज के बीच में थी। उसने खुद को इस तरह बचाया जिसे देखकर सब हैरान थे। ऐसा सिर्फ मार्शल आर्ट का एक स्कॉलर ही कर सकता था। अभिषेक की आंखें खुली की खुली रह गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये कैसे हो सकता था? बहुत कम लोग थे जो इस ट्रिक को मास्टर कर सकते थे। अफवाहों में सुना था ऐसा आदमी कभी नहीं आएगा, फिर ये कैसे? अभिषेक का दिल जोर से धड़क रहा था और वहीं रॉकी को भी तेज झटका लगा था। वो जानता था कि आहान पावरफुल है, पर इतना? उसे इस बात का
अंदाजा भी नहीं था। अब वो आहान को और भी महान मानने लगा था। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद नहीं थी उसे विकी भाई मिल जाएंगे, पर आहान का ये रूप देखकर उसे भरोसा हो गया था कि आहान कुछ भी कर सकता था। उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटनों के बल बैठते हुए डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पे। आलिया ने ये बात सुनी और अपनी आंखें खोली। उसे लग रहा था कि आहान जरूर जमीन पर पड़ा होगा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि अभिषेक आहान की जगह आहान के सामने घुटने के बल बैठा था। ये क्या हुआ? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने नाम में सर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। अब आहान क्या करेगा? क्या अभिषेक और रजत खुद को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा। उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पे। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने नाम में सिर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। इस वक्त आहान रॉकी की नजर में भगवान के दर्जे पर था, क्योंकि उसकी वजह से वो विकी से मिल पा रहा था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बड़े भाई राज चोपड़ा है, मुझे उनकी खातिर ही माफ कर दो सर। अभिषेक ने पैनिक करते हुए कहा। रॉकी ने आहान की तरफ देखा और दोनों समझ गए थे कि ये राज चोपड़ा ही वशिष्ठ हाउस के पीछे का मास्टरमाइंड है। इस वक्त उसे राज के बारे में पता नहीं था, पर अगर कोई राज बहुत बड़ा आदमी था तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। यंग मास्टर, राज चोपड़ा फैमिली का हायर है। सभी अंडरवर्ल्ड के लोग उसे प्रिंस बुलाते हैं। अभिषेक ने खुद को बचाते हुए कहा। रॉकी, रुको मत, डू इट। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग राज को बुलाते थे और क्या समझते थे। इतना सुनते ही रॉकी ने अभिषेक के मुंह पर एक लात मारी और उसका दांत तोड़ दिया। रजत की तरह अभिषेक भी कुछ कदम दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। अभिषेक को इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। इसके बाद रॉकी उसके ऊपर चढ़ा और उसके हाथ को बुरी तरह से मोड़ दिया। अभिषेक की हड्डियां टूट चुकी थी। वो दर्द में था पर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो आहान उसे जान से मार देगा। तभी रजत में थोड़ी हलचल हुई। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर उसने भागने की कोशिश की, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने रजत को रॉकी की तरफ धक्का देते हुए कहा, इसके साथ भी वही करो जो ये डिजर्व करता है। अपने मास्टर की बात मानते हुए रॉकी ने वही किया जो उसने अभिषेक के साथ किया। दर्द की वजह से रजत भी बेहोश हो चुका था। आलिया वहां खड़ी होकर सब देखकर डर गई। ये जानने के बाद कि राज चोपड़ा को सब प्रिंस कहते हैं, आहान में इतनी हिम्मत थी कि वो अभिषेक की ये हालत करे। अब तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये राज भी होता तो भी आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हंगामा सुनकर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए। सबके हाथों में बंदूक थी। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर वो सब हैरान थे। उन्होंने जैसे ही आहान और रॉकी पर हमला करना चाहा, अभिषेक ने नीचे गिरे हुए ही चिल्लाया, नहीं, जाने दो उन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। वो बहुत सारे थे पर उनके सामने सिर्फ 2 थे। पर फिर क्यों अभिषेक ने उन पर हमला करने के लिए मना किया? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहाँ से, आहान ने स्ट्रगल करते हुए कहा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान जान गया था कि अभिषेक इतना भी बेवकूफ नहीं था। सर, आपके दोस्त की हालत मेरी और रजत की वजह से हुई है। आप प्लीज इस वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान मत पहुंचाना, अभिषेक ने प्लीड करते हुए कहा। अभिषेक समझ चुका था कि आहान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले ही वशिष्ठ हाउस को बचाने की सोची। आहान के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। वैसे तो वो बहुत शांत स्वभाव का था, पर अगर उसके अपनों को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। पर वो बिना बात के किसी को परेशान नहीं करता था, इसलिए जब तक वशिष्ठ हाउस के लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते, वो उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने अभिषेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस विकी को जेल से निकाला और अस्मिता को कॉल किया। उसने अस्मिता को विकी का इलाज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगा, तब आलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर आहान वहीं रुक गया। उसने मुंह बनाते हुए आलिया से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं वो आलिया के पास कोई जवाब नहीं था। I'm sorry about what happened on the train. नो नीड, मैंने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब बेटर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो ना करो, आहान ने जवाब दिया। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फोन उठाते ही मनोज शर्मा ने खुशी से पूछा,
रजत ने मैटर सॉल्व कर दिया। मनोज शर्मा को विश्वास था कि वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद वो दोनों जिंदा बाहर नहीं आ सकते। हाँ, आलिया ने सार्कास्टिकली जवाब दिया, तुम आज रजत के साथ वहीं रुक जाओ, तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। मनोज ने आलिया को समझाते हुए कहा, डैड, आप श्योर थे ना कि रजत ही जीतेगा? ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि रजत ही जीता है। डैड, यहाँ आकर देखिए, रजत और अभिषेक दोनों अपनी हड्डियां तुड़वा कर बैठे हैं। आलिया ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? मनोज ने स्टर्नली कहा, आइए और खुद देख लीजिए। उसने इतना कहा और फिर फोन कट कर दिया। आलिया आहान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, पर अपने पिता की वजह से उसे ऐसा करना मुश्किल था। उधर मनोज शर्मा हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिषेक चोपड़ा की ये हालत हो गई है। वो वशिष्ठ हाउस की सिक्योरिटी के बारे में जानता था। आखिर वो दोनों लड़के कौन हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया? इधर अभिषेक परेशान था क्योंकि आहान ने वशिष्ठ हाउस के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा था। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी। राज ने फोन रखते ही अपने गुरु से पूछा कि क्या जो मूव आहान ने किया वो कर सकते थे, जिसके जवाब में गुरुजी ने कहा, ये मूव करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्कॉलर था और उसकी प्रैक्टिस किसी भी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा थी। राज ने कुछ सोचते हुए कहा। राज समझ गया था कि अभिषेक ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। उसने फैसला किया कि वो खुद आहान से मिलेगा और इस बारे में बात करेगा, लेकिन इससे पहले उसने अपनी टीम से कहकर आहान का बैकग्राउंड चेक कर पाया। जब राज वहां से जाने लगा तब गुरुजी ने कहा, तुम ध्यान रखना, किसी नई मुसीबत में मत फंस जाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। उसने सिर्फ अभिषेक का हाथ तोड़ा है और वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसका मतलब यही है कि उसे चीजें आगे नहीं बढ़ानी। राज ने जवाब दिया और वहां से चला गया। जब आहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आई तब उन्हें पता चला कि आहान का पूरा नाम आहान रायजादा है और वो ही आगे जाकर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। ये सब देखकर राज ने आहान से मिलने का मन पक्का कर लिया था। वो आहान की होटल की तरफ गया जहां वो सबसे पहले अस्मिता से मिला। हेलो डायरेक्टर अस्मिता, राज ने अस्मिता से पूछा। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ कैसे? अस्मिता ने सवाल किया। मैं यंग मास्टर से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं? यंग मास्टर? आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का खास हिस्सा बनने वाला था। यहाँ कोई नहीं जानता था सिवाय कुछ लोगों के, इसलिए अस्मिता ने शौक होते हुए पूछा। अब इस बारे में इतना मत सोचिए, मुझे सब पता है। आप मुझे यंग मास्टर से मिलवाएंगी ना? राज ने अस्मिता के एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए कहा। वो आराम कर रहे हैं, मैं पूछकर बताती हूँ। इतना बोलकर अस्मिता आहान के रूम की तरफ चली गई। उधर आहान अपने होटल रूम में आराम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। फोन पर शनाया फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल उठाया और चहकती आवाज में कहा, हाय शनाया, हाउ आर यू? तुमसे बहुत नाराज। शनाया ने नाराजगी से जवाब दिया। क्यों बेबी, मैंने क्या किया? बेबी सुनते ही शनाया के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई। फिर भी आहान को चिढ़ाने के लिए उसने कहा, क्या कि तुम मुझे वहां पहुंचकर बिल्कुल भूल गए? एक मैसेज तक नहीं किया? सॉरी बेबी, मैं विकी को ढूंढने में बिजी था। विकी मिल गया? वो ठीक तो है ना? शनाया ने कंसर्न से पूछा। हाँ, विकी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही टाइम है, राइट? शनाया ने फ्लर्ट करते हुए कहा। आहान शनाया की बात समझ रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब आपके लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा? इतने में दरवाजा नॉक हुआ और अस्मिता अंदर आई। I'll talk to you later, miss you। इतना कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपसे मिलने मिस्टर राज चोपड़ा आए हैं। अस्मिता ने अपनी गर्दन झुकाए हुए कहा। अंदर भेज दो उन्हें, आहान ने जवाब दिया। अस्मिता ओके बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वहां राज आ गया। यंग मास्टर, राज ने रिस्पेक्टफुली कहा। बैठ जाइए, आहान ने इशारा करते हुए कहा। यंग मास्टर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो नादान है, मुझे उम्मीद है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप उसे माफ कर देंगे। राज ने बिना देर करते हुए कहा। मिस्टर चोपड़ा, मेरे और आपके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो अब बीत चुका है। अब जब तक आपका भाई मेरे लिए कोई नई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। डोंट वरी। आहान ने बहुत शांति से कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप वशिष्ठ हाउस के 30% के शेयर होल्डर बन जाएं। राज ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे करते हुए कहा। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का स्टेक होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था। ऐसा होने पर जब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे तो दूसरी तरफ रजत चौधरी को हॉस्पिटल में इस हालत को देख इसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा था।
रजत की माँ सुहासिनी चौधरी बहुत गुस्से में थी। ये सब तुम्हारे साथ जिसने भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। सुहासिनी ने अपने इकलौते बेटे को पुचकारते हुए कहा। मॉम, सिर्फ आप मेरी मदद कर सकती है। मुझे इस आदमी से बदला लेना है। मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, रजत ने कहा। बेटा, वो कौन है तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना है कर लेना। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। आहान, उसका नाम आहान है और वो शिमला से आया है, रजत ने बताया। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। सुहासिनी गुस्से से वहां से जाने लगी। रुक जाओ, एक आवाज ने उसे रोका। आवाज थी ब्रिज चौधरी की, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? यह मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया है और तुम बोल रहे हो रहने दो? ये तुम्हारा अपना बेटा है, सुहासिनी ने झल्लाते हुए कहा। जो भी हुआ तुम्हारे बेटे की वजह से ही हुआ, गलती उसी की है। कैसे पापा तुम अपने बेटे की गलती निकाल रहे हो? दोनों पति पत्नी में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रिज ने सुहासिनी पर हाथ तक उठा दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? ब्रिज जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला था। चोपड़ा फैमिली अभिषेक के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी शांत थी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर थी। मॉम डैड चाहे कुछ भी बोले, पर आज वो आहान मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे जान से मार डालूंगा। रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उधर राज चौधरी आहान को 30% ले लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। क्या आहान 30% शेयर एक्सेप्ट करेगा? अब आगे आहान और चोपड़ा फैमिली के बीच में क्या होगा? क्या चौधरी फैमिली अब कोई एक्शन लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का स्टेक होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था। ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे। मिस्टर चोपड़ा, इसका मतलब क्या है? मैं आपके हिस्से के शेयर क्यों लूंगा? आहान ने शौक होते हुए पूछा। यंग मास्टर, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है। इसकी कीमत तो उसे चुकानी चाहिए और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। इससे मेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर का मतलब 30 करोड़ था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था। शुरुआत में राज को इससे नुकसान हो सकता था, पर आगे चलकर उसे बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि इससे आहान का नाम वशिष्ठ हाउस से जुड़ जाता। इसलिए राज चाहता था कि आहान 30% का मालिक बन जाए, पर कहीं ना कहीं आहान को शक हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि राज ऐसा क्यों कर रहा है। इतना तो वो श्योर था कि इन 30% शेयर्स में कुछ गड़बड़ थी। मिस्टर चोपड़ा, आपके भाई और मेरे बीच जो भी हुआ वो खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी। इसके लिए आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है। आपको ये शेयर्स वापस लेने होंगे, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। आहान जानना चाहता था कि इस बात पर राज कैसे रिएक्ट करेगा। अगर सच में इन शेयर्स में कुछ गड़बड़ होगी तो वो इतना आसानी से नहीं मानेगा और शेयर्स ट्रांसफर करने की जिद करेगा। यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको शेयर्स कम लग रहे हैं? मैं आपको 10% शेयर्स और दे सकता हूँ, राज ने कन्विंसिंगली कहने की कोशिश की। आहान राज की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, बात कम ज्यादा शेयर्स की नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इतने शेयर्स फ्री में कैसे ले सकता हूँ? ये तो सही नहीं होगा ना। आहान का सीधा सीधा ना सुनकर राज को चिंता होने लगी। उसने सोचा था कि आहान 30% शेयर को कभी नहीं मना करेगा और खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। आखिर उनकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ रुपए थी। राज के एक्सप्रेशंस देखकर आहान समझ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसकी वजह से वो उसे ये शेयर्स फ्री में देना चाहता था। अगर उसने ये ले लिए तो वो पक्का कोई मुसीबत में फंस सकता था। मिस्टर चोपड़ा, इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ? आहान ने सवाल करते हुए पूछा। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर्स मार्केट की वैल्यू लगभग 30 करोड़ रुपए है, पर अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो ये रेट 10% तक बढ़ सकता है। राज ने सच सच जवाब तो दे दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने यह सवाल क्यों किया था। आहान ने कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो क्यों ना मैं ये शेयर्स 35 करोड़ में आपसे खरीद लूं? खरीद लूं? ये आहान क्या बोल रहा था? राज ने सोचा नहीं था कि आहान ये डिमांड रखेगा। हाँ, मैं खरीदूंगा, आहान ने हल्की से गर्दन हिलाते हुए कहा। राज अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। आहान आखिर करना क्या चाहता था? जब उसे वो ये शेयर्स एज अ गिफ्ट दे रहा था तो उसे उन्हें खरीदने की क्या जरूरत थी, वो भी मार्केट वैल्यू से ऊपर के प्राइस पर? यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपको ये शेयर्स दे रहा हूँ, फिर आपको इन्हें खरीदने की क्या जरूरत है? राज ने सरकास्टिकली हंसते हुए कहा। आहान बेवकूफ तो था नहीं जो बिना सोचे ये बात बोले। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ हाउस और ग्रो करे, इसलिए मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। पर यंग मास्टर,
राज कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं अब भी यही बोलूंगा कि मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूं। अगर आप मुझे ये शेयर्स बेच देंगे तो फायदा आपका ही होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं 30% शेयर का मालिक बनूं, तो आप इन्हें मुझे 35 करोड़ में बेच दीजिए। आहान का कॉन्फिडेंस और जिद देखकर राज हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहान का असली मकसद क्या था। राज को ऐसे देखकर आहान को कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसका इतने पैसे खर्च करने का कारण ये नहीं था कि उसके पास बहुत पैसे थे, पर यह था कि वो सच में चाहता था कि वशिष्ठ हाउस में बहुत डेवलपमेंट हो, और वो सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि हर जगह उसका नाम हो। और दूसरी तरफ अगर वो 30% खरीद लेता तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कभी कोई दिक्कत आती तो वो आराम से ये शेयर्स बेचकर अपना पल्ला झाड़ सकता था। पर अगर वो ये शेयर्स ऐसे ही ले लेता तो उसका वशिष्ठ हाउस से एक रिश्ता जुड़ जाता। वहां से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में उसे अपना पूरा जोर लगाना ही पड़ता। ये बात राज को समझ आनी बहुत मुश्किल थी। वो सिर्फ आहान का इस्तेमाल करना चाहता था। मिस्टर चोपड़ा, आपका क्या कहना है? अगर आपको ये मंजूर है तो मैं साइन कर देता हूँ। बाद में अस्मिता आपको पैसे ट्रांसफर कर देगी। आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जैसा आप कहें, पर मैं आपसे पैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही लूंगा। राज ने अपनी बात रखी। आहान ने बिना कुछ जवाब दिए पेपर लिए साइन ले ली और अस्मिता से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। यस यंग मास्टर। अस्मिता ना करे उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं। अगर आहान उसे एमजी रियल एस्टेट देने को कहता तो भी वो मना नहीं कर सकती थी। यंग मास्टर, ये वशिष्ठ हाउस का सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड है, आप इसे रख लीजिए, राज ने कहा। आहान ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आहान ने सिर्फ डायमंड कार्ड तक की बात सुनी थी, अब ये सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड क्या था? ये सुप्रीम कार्ड है। ये यहाँ सिर्फ 3 शेयर होल्डर्स के पास ही है। ये एक तरह का प्रूफ है जो आपको बताता है कि आप ज्यादा शेयर के मालिक हैं। इससे आप सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, राज ने समझाते हुए कहा। आहान ने गर्दन हाँ में हिला दी। तो यंग मास्टर, मैं चलता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। इतना कहकर राज वहां से जाने लगा। तभी एक दूर से आवाज आई। किसी ने दरवाजे को बहुत तेज लात मारकर दरवाजा खोला था। बाहर से कमरे में एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी आया और जोर से चिल्लाने लगा। आहान कौन है? बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? राज ने तुरंत सवाल किया। राज खुश था कि इस वक्त वो आहान के साथ ही है, वरना सबको लगता कि इस गुंडे ने उसे भेजा था। आहान हैरानी में राज और उस गुंडे को देख रहा था। तुम आहान हो? उस गुंडे ने आहान की फोटो नहीं देखी हुई थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया था। राज का इंस्टेंट रिएक्शन देखकर उसे लगा कि वही आहान है। मैंने पूछा तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? राज ने गुस्से में पूछा। तुम्हारी मौत इतनी नजदीक है और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? उस आदमी ने चिल्लाते हुए बोला। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, राज ने उसे कहा। गुरुजी, इसकी टांगे तोड़ दो। गुरुजी राज चोपड़ा के गाइड और मेंटर थे। वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर थे। मनाली में उनके आर्ट की बहुत इज्जत थी। जी मास्टर, गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया और जोश में आकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो आदमी पीछे की दीवार से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून बहने लगा। गुरुजी इतने में नहीं रुके और उस पर चढ़ गए। वो समझ गया था कि गुरुजी मार्शल आर्ट में ट्रेन थे। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट को अच्छे से जानते थे। वो आदमी भी मार्शल आर्ट में ट्रेन था, इसलिए वो जानता था कि गुरुजी उसके सीनियर थे। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो गुरुजी जैसे ट्रेन थे। सीनियर, मुझे छोड़ दीजिए, उस गुंडे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही आहान बोला, अच्छा अब तुम्हें छोड़ दें? तमाशा तुमने शुरू किया था, तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? आहान की अकड़ देखकर वो आदमी कंफ्यूज हो गया। उसे अब तक लग रहा था कि राज आहान है, पर उसने ये बात इग्नोर करते हुए जवाब दिया, ब्रिज चौधरी और सुहासिनी चौधरी ने। फिर उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, मैंने भी सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया है। इस आदमी का कंफ्यूजन देखकर राज ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं राज चोपड़ा हूं, आहान ये है। उसका ये बताने का मकसद ये था कि आहान को विश्वास हो जाए कि ये आदमी उसका नहीं है। अब तो उस आदमी को और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अब तक आहान गलत इंसान को समझ रहा था। राज चोपड़ा का नाम सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुहासिनी चौधरी ने उसे सही खबर देना भी जरूरी नहीं समझा था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि रजत की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब जब उसने आहान की तरफ देखा और आहान चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था, तो उसे ऐसा देखकर उस आदमी ने कहा, यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। माफ कर दे? अब तक तुम धमकी दे रहे थे, पर अब माफी मांग रहे हो। ये सब तमाशा तुमने शुरू किया है, तो अब इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना होगा। आहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, प्लीज यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कीजिए। वो आदमी डर कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें यहाँ जिसने भेजा है उसे यहाँ बुलाओ। जी यंग मास्टर जी, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाता हूँ।
इतना बोलते ही उस आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला। उधर चौधरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। सुहासिनी रजत को दलिया खिला रही थी। मॉम, अंकल का फोन क्यों नहीं आया अब तक? क्या उन्हें वो आहान नहीं मिला? मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रजत ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, अंकल ने उसे ढूंढ लिया होगा, तुम उससे अपना बदला ले लेना, तुम परेशान। सुहासिनी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि उतने में उसका फोन बजा। फोन पर नाम देखकर वो खुश हो गई। देखो बेटा, अंकल का फोन आ गया। हेलो, मिल गया तुम्हें वो आहान? उसे लेकर यहाँ आओ, सुहासिनी ने कहा। उस आदमी का खून खौल रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुहासिनी जी, आप तुरंत मनाली होटल में आ जाइए। मनाली होटल? क्यों? सुहासिनी को एहसास नहीं हुआ था कि इस आदमी की आवाज अजीब थी। बस आप आ जाइए, उसने कहा। तुम्हें आहान मिल गया ना, उसे यहाँ लेकर आओ, रजत उससे अपना बदला लेगा, सुहासिनी ने स्मर्क करते हुए कहा। जी, आहान मुझे मिल गया है, पर अगर आप तुरंत यहाँ नहीं आई तो मैं उसे छोड़ दूंगा, इस आदमी ने अब झुंझलाते हुए कहा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें खुद को भी पता है? सुहासिनी भी अब झल्ला गई थी। जी हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पहुंच गए तो ठीक है, वरना मैं आहान को छोड़ दूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। उसकी इस हरकत से सुहासिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मॉम, क्या बात है? अंकल ने क्या कहा? क्या वो हार गए? सुहासिनी के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रजत ने पूछा। मुझे नहीं लगता, पर उसने अजीब सी डिमांड की है। वो चाहता है कि हम मनाली होटल जाएं। सुहासिनी ने कंफ्यूज होते हुए कहा। अच्छा मॉम, लेट्स गो। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे अपने पैर पर पकड़कर माफी मंगवाऊंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रिज चौधरी ये सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये कोई चाल भी हो सकता है। कैसे पिता हैं आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देख के भी आपका खून नहीं खौल रहा? आप एक बहुत ही बेकार पिता हैं, सुहासिनी ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। ब्रिज ने एक बार फिर कोशिश की, पर सुहासिनी कहां मानने वाली थी। मनाली होटल जाकर अब क्या होने वाला था? आहान चौधरी फैमिली के साथ अब क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा। अच्छा मॉम, लेट्स गो। अंकल ने हमें होटल बुलाया है, कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे पैर पकड़कर अपनी माफी मंगवा कर रहूंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने लगा। ब्रिज चौधरी ये सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये कोई चाल भी हो सकता है। कैसे पिता हैं आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौल रहा? आप एक बहुत ही बेकार पिता हैं, सुहासिनी ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। हो सकता है कि सुशील खुद वहां फंस गया हो। अगर उसने आहान को सच में पकड़ लिया है तो फिर वो उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आता? ब्रिज ने समझाने की कोशिश की। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशील हमें धोखा देगा? उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। बात चाहे जो भी हो, पर अब मेरा बेटा उस आदमी से बदला लेकर रहेगा। आप आना चाहते हैं तो आइए, वरना हम जा रहे हैं। सुहासिनी से अपने बेटे की तकलीफ बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी, इसलिए अब वो किसी की नहीं सुनने वाला था। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे मनाली होटल पहुंचे। उनके पीछे पीछे ब्रिज भी वहां आ गया। तीनों ने रूम में घुसकर नोटिस किया कि आहान सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी और ना ही किसी तरह का डर। वो बहुत शांत और सहज था। क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी ये हालत की? सुहासिनी ने आहान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। हाँ मॉम, रजत ने कहा। इतना सुनकर सुहासिनी आहान की तरफ गई और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए ही था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वह हाथ किसी और का नहीं, ब्रिज चौधरी का था। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो तुम? ब्रिज की बात सुनकर सुहासिनी गुस्से से तिलमिला उठी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, ब्रिज ने कहा, मास्टर चोपड़ा, आप यहाँ? रूम में एंटर करते ही ब्रिज ने राज चोपड़ा और गुरुजी को देख लिया था। ब्रिज समझ गया था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। आहान ने अभिषेक का हाथ भी तोड़ा था, पर फिर भी राज ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसकी रूम में उसको चाय पीता देख रहा था। मास्टर चोपड़ा? ये बात सुनकर सुहासिनी भी हक्की बक्की रह गई। सब जानते थे कि चोपड़ा फैमिली बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली थी। ब्रिज चौधरी, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है, राज ने ताना मारते हुए कहा। मास्टर चोपड़ा, मैं आपकी बात समझा नहीं। ब्रिज जानता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, पर फिर भी उसने अपना डर छुपाने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा कि तुम यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने किसी को भी भेजोगे और फिर खुद बच जाओगे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था, राज ने कहा। यंग मास्टर, ये दो शब्द सुनते ही ब्रिज और सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वे लोग बस शिमला से आए एक मामूली इंसान समझ रहे थे, असल में वो यंग मास्टर था।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। मास्टर चोपड़ा, ब्रिज की जुबान लड़खड़ाने लगी। जब राज चोपड़ा आहान को परेशान नहीं कर रहे थे और अपने भाई के साथ किए हुए सुलूक का बदला नहीं ले रहे थे, तो उनकी क्या औकात थी। आहान के स्टेटस के बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे थे। यंग मास्टर, अब आप इनके साथ क्या करेंगे? राज ने सवाल किया। इस वक्त आहान बिल्कुल सहजता से खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये समझना बहुत मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ा, पर फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। आहान ने बहुत ही कामली कहा। रजत अब समझ चुका था कि आखिर आहान था कौन। उसके लिए सबकी ऐसी रिस्पेक्ट देखकर रजत घबराने लगा। यंग मास्टर, मैं हार मानता हूं। सरेंडर। सरेंडर? अब तुम सरेंडर करना चाहते हो? तुम्हारा सारा गुस्सा और अकड़ कहां गए? मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती, फिर भी तुमने ये किया। आहान ने ताना मारते हुए कहा। रजत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना सब झेल सके। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं गिर गया। यंग मास्टर, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। सुशील को मैंने भेजा था। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। सुहासिनी अपने घुटनों पर बैठकर आहान से माफी मांगने लगी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अब तक जो आप मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी और अब माफी मांग रही हैं। आपका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो गया? आहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आहान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करे। जब सुहासिनी रूम में आई तब गुस्से में आहान को मारना चाहती थी, पर जब उसे आहान की असलियत पता चली तो उसके सामने घुटने टेककर माफी मांग रही थी। आहान को घृणा आने लगी। मैं वो सुहासिनी कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। उसने बस अपनी गर्दन झुका ली। ऐसा करते हैं, इसका दूसरा हाथ भी तोड़ देते हैं ताकि इसे सब जिंदगी भर याद रहे। आहान उन्हें माफ नहीं करना चाहता था। राज को उसका ये फैसला सुनकर लगा कि आहान अभी भी थोड़ा दयालु हो रहा था। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया होता तो वो उसकी जान ले लेता। यस यंग मास्टर, राज ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। सुहासिनी आहान और राज का सीरियस चेहरा देखकर डर गई। वो अपने बेटे के साथ ऐसा होने नहीं दे सकती थी। उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नादानी है, नादानी में इससे प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आहान और राज को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान वहां खड़ा बस तमाशा देखना चाहता था और राज भी बिना डरे आगे बढ़ रहा था। सुहासिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसने बोल दिया और अपने बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए पहले आपको मुझे मानना होगा। राज और आहान दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें यह करता देख सुहासिनी के माथे पर पसीना आ गया और उसने फिर से कहा, आप देख क्या रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? राज को अब गुस्सा आने लगा था। ठीक है फिर, तुम हम दोनों को मार दो। वैसे भी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? हम बच तो वैसे भी नहीं सकते। इससे अच्छा मार दो हमें। सुहासिनी चिल्लाने लगी। उसे लग रहा था कि इतने लोगों के बीच वो उन्हें जान से मारने की गलती नहीं करेंगे, पर राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार था कि तभी ब्रिज आ गया। माफ कर दीजिए यंग मास्टर, इन दोनों से गलती हो गई है। उसकी माफी मैं मांगता हूँ आपसे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती शायद मेरी है। मैं ही अपने परिवार को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। आहान को ये फैमिली ड्रामा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता था। ऐसे लोगों से डील करने के लिए उसके पास बहुत सारे लोग थे। उसने इरिटेट होते हुए कहा, जाने दो इन्हें, मुझे इनका फैमिली ड्रामा नहीं देखना है। मुझे और भी जरूरी काम है, जाने दो। वहां मौजूद सब लोग हैरान थे। यंग मास्टर उन्हें छोड़ना चाहते थे। राज ने जैसे ही कोई सवाल करना चाहा, आहान ने कहा, ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब अगर आगे कुछ ऐसा किया तुम लोगों ने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक यू यंग मास्टर, आप महान हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी बीवी और बेटा ऐसी कोई गलती ना करे। ब्रिज ने उसका एहसान मानते हुए कहा। आहान ने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद चौधरी फैमिली वहां से चली गई। राज और गुरुजी भी वहां से चले गए। आहान फिर से सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कैसे ब्रिज ने अपने परिवार को बचा लिया था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे उसका पूरा परिवार उसे और उसकी मां को टॉर्चर करते थे और वो भी ऐसे ही घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते थे। फर्क सिर्फ यही था कि रजत और सुहासिनी के पास एक पिता और पति था और आहान और उसकी मां के पास कोई नहीं था। ये सोचते सोचते आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी सुशील बाथरूम से बाहर आया। उसके पैर पर बहुत चोट लगी थी, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए चल पा रहा था क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में स्टेज 1 में ट्रेन था। वो आहान के पास आया और बोला, यंग मास्टर, आहान और उसकी डील के मुताबिक अगर रजत और सुहासिनी वहां आ जाए तो वो उसे छोड़ देगा। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका सच सच जवाब देना तुम, और मैं तुम्हें जाने दूंगा। आहान ने कहा।
आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुशील ने तुरंत जवाब दिया। आहान का अब मनाली आना जाना लगे रहने वाला था। आहान वहां के मार्शल आर्ट कल्चर के बारे में जानता था। वो जानना चाहता था कि कितने लोग मार्शल आर्ट के स्टेज 1 में हिस्सा ले रहे थे और कितने लोग स्टेज 2 के हिस्सा थे। मार्शल आर्ट स्टेज 1 में कितने लोग हैं? आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जितना मैं जानता हूँ अभी मार्शल आर्ट स्टेज 1 में मनाली शहर के 150 लोग हैं। इनमें से 100 लोग तो केवल 1 पर हैं और 30 लोग केवल 2 पर हैं और 20 लोग फाइनल लेवल पर हैं। सुशील ने सच सच जवाब दिया। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल था। बहुत कम लोग थे जो अब मार्शल आर्ट में जाते थे। टाइम बहुत बदल गया था। लोगों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। इसका दूसरा कारण टेक्नोलॉजी भी था। नई टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से अब हथियार यूज करना आसान हो गया था। स्टेज 2 पर पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल था। लोग स्टेज 1 के सारे लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते थे, पर कुछ ऐसे लोग थे जो स्टेज 2 के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते थे। स्टेज 2 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की बहुत इज्जत होती थी। सुशील भी स्टेज 2 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। चौधरी फैमिली ने उसका फाइनेंशियली बहुत साथ दिया था। उन्होंने उसकी ट्रेनिंग पर लाखों पैसे खर्च किए थे और इतना ही नहीं, मनाली के पॉश एरिया में उसके लिए एक बंगला भी बनाया था। अच्छा ये बताओ, ये मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर कितने लोग हैं? आहान ने कुछ सोचते हुए पूछा। स्टेज 2 वाले लोग ही थे जो 3 साल पहले उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उसे लग रहा था शायद ये लोग मनाली से ही होंगे। स्टेज 2 पर ज्यादा लोग नहीं है, लगभग 10 से 12 लोग होंगे। इतना कहते हुए सुशील ने उसके नाम और लेवल बताने शुरू किए। आहान उन्हें बहुत ध्यान से सुनता रहा और नोट करता रहा। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। उसे इस बात का पता लगाना था कि 3 साल पहले उसके पीछे कौन लोग थे। और हाँ, जो आदमी मास्टर चोपड़ा के साथ था वो भी स्टेज 2 पर था, पर कौन सा लेवल पर था ये मुझे अच्छे से नहीं पता। सुशील ने सब सच बताना ही ठीक समझा था। इतना तो वो समझ गया था कि आहान बहुत पहुंची हुई चीज था। अब आहान का सुशील की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। उसने एक नाम सुना और उसी पर अटक गया। वो कहीं ना कहीं जानता था कि वो आदमी कौन था और शायद 3 साल पहले उन आदमियों के साथ था जो उसके पीछे पड़े थे। यंग मास्टर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया। शुक्रिया। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपके पैरों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। आहान ने पूछा। मैं आपका हर काम करूंगा, और रही बात मेरे पैरों की तो वो मैं खुद देख लूंगा। हाँ, आप अपना काम बताइए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपका काम करूंगा। सुशील ने रिस्पेक्टफुली कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अक्षय से दोस्ती कर लो। मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आहान ने जवाब दिया। हो जाएगा यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस बताइए आपको क्या जानना है। सुशील आहान का हर काम करने के लिए तैयार था, ताकि फ्यूचर में कभी अगर उसे उसकी जरूरत पड़े तो आहान उसकी मदद करे। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले क्या अक्षय किसी को पकड़ने के लिए किसी मिशन का हिस्सा था? अगर हाँ, तो उसके साथ और कौन कौन थे? और हाँ, ध्यान रखना कि ये काम तुम छुप कर करना, दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। आहान ने अपनी बात खत्म की। यंग मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सुशील बहुत कॉन्फिडेंट था। अब तुम जा सकते हो। आहान के लिए यह पता करना बहुत जरूरी था कि आखिर 3 साल पहले उसके पीछे कौन लोग थे। यंग मास्टर, इतना कहकर सुशील वहां से चला गया। क्या सुशील ये इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा? क्या आहान जान पाएगा कि उसकी जान लेने के लिए 3 साल पहले कौन आए थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा का। ये जानना बहुत जरूरी था कि 3 साल पहले उसके पीछे जो लोग पड़े थे वो कौन थे। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लोग थे, पर फिर भी उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए उसने सुशील से कहा कि वो अक्षय से दोस्ती करे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। सुशील पहले ही चौधरी फैमिली की वजह से आहान पर हमला करने के लिए पछता रहा था, इसलिए उसने आहान की बात मान ली। अक्षय मनाली की मार्शल आर्ट क्लब का सबसे पुराना मेंबर था। अगर सच में 3 साल पहले हुए हादसे में अक्षय था, तो उसे जरूर पता होगा कि बाकी लोग कौन थे। अगर सुशील अक्षय से दोस्ती कर लेगा तो आहान को अपने दुश्मन के बारे में आसानी से पता चल सकता था। जब आहान इन सब बातों में खोया हुआ था, तभी रूम में अस्मिता आई। अस्मिता, रूपल के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला? आहान ने मनाली पहुंचकर अस्मिता से रूपल के पेरेंट्स के बारे में पता करने के लिए कहा था। अगर किसी ने उसके पेरेंट्स के साथ गलत किया था तो वो उसका बदला जरूर लेगा। यस यंग मास्टर, मैंने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक रूपल के पेरेंट्स मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता ने जो वाइन बनाई थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल उनकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उसने उनकी वाइन में कुछ मिला दिया था और एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। उसको पीते ही उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया और इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसकी फैमिली चाहती है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता को जेल हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है। अस्मिता ने पूरी बात समझाई। अच्छा,
तो क्या उस बूढ़े आदमी की फैमिली बहुत पावरफुल है? आहान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। आहान सारी मुसीबत की जड़ समझ चुका था। इस आदमी का बेटा शर्मा फैमिली का दामाद है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री कनेक्शन भी बहुत हैं। शर्मा फैमिली अपने दामाद को बहुत मानती है। अस्मिता ने हामी भरते हुए कहा। शर्मा फैमिली? वही शर्मा फैमिली जो टॉप 5 फैमिलीज में आती है मनाली के? आहान ने सवाल किया। यस यंग मास्टर, अस्मिता ने जवाब दिया। यह सब सुनने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। रायजादा फैमिली पूरे एशिया में थी। सारे सेक्टर्स में उनका नाम था। हर सेक्टर में या तो उनकी कंपनी थी, या पहचान थी, या फिर कुछ शेयर्स थे। पर जिस सेक्टर में वो कमजोर थे वो थे मिलिट्री और पॉलिटिक्स। अब क्योंकि शर्मा फैमिली को इन दोनों सेक्टर्स में पहचान थी, उनसे पंगा लेना मुश्किल हो सकता था। समझ गया, इस शर्मा फैमिली से डील करने के लिए कोई तिकड़म निकालना ही पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो अस्मिता। थैंक यू, आहान ने कामली कहा। यस सर। इतना कहकर अस्मिता वहां से चली गई। लगभग रात होने वाली थी। मनाली का मौसम बहुत सुहाना था। आसमान खूबसूरत रंगों से भरा हुआ था। आहान के रूम में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। वो सोच रहा था कि कैसा होता अगर शनाया भी अभी उसके साथ होती। इतना सोचते ही आहान ने शनाया को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, फोन बजने लगा और शनाया का नाम फ्लैश होने लगा। हाय अभी, कैसे हो तुम? सामने से शनाया की चौपी आवाज सुनाई दी। आई एम फाइन, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आहान शनाया की आवाज सुनकर खुश हो गया। खुशी खुशी में आहान ने रियलाइज नहीं किया था कि उसने पहली बार शनाया को तुम बुलाया था। पर शनाया ने ये नोटिस कर लिया था, और ये सुनकर वो मन ही मन में खुश होने लगी कि फाइनली उसका रिश्ता आपसे तुम पर आ गया था। रियली? शनाया ने पूछा। यस, काश तुम यहाँ होती। तुम जानती हो टीवी पे तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है। आहान ने टीवी देखते हुए कहा। ओह अभी, अब तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मनाली पहुंच गई हूँ। शनाया ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा। यह सुनकर आहान से उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, अमेजिंग, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। यस मिस्टर आहान, जल्दी लेने आओ, वरना तुम जानते हो मेरे आसपास कितनी भीड़ लग जाएगी। मैं अभी मनाली बस स्टॉप पर हूँ। शनाया की आवाज में खुशी साफ साफ झलक रही थी। शनाया मनाली जल्द ही सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे आहान की फिक्र हो रही थी और वो उससे मिलना चाहती थी। मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ, तुम मेरा वहीं इंतजार करना। इतना कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। आहान जानता था कि शनाया को देखकर लोग उससे बात करना चाहेंगे और उसे हर तरफ से घेर कर उसे परेशान करेंगे। आहान जल्दी से अस्मिता के ड्राइवर और गाड़ी लेकर बस स्टॉप की तरफ गया। जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि शनाया और रूपल कुछ लोगों से घिरे हुए थे। दोनों के चेहरे पर इरिटेशन और इम्पेशंस था। आप दोनों कितनी खूबसूरत हैं। आप मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की ही जरूरत है। आप मुझे 1 साल दीजिए, मेरी कंपनी आपको 1 साल में बहुत फेमस एक्ट्रेस बना देगी। एक आदमी जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग एजेंट था, उन दोनों को यही बात बार बार बोलकर परेशान कर रहा था। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, रूपल ने जवाब दिया। अगर कोई भी और लड़की होती तो शायद इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती, पर शनाया और रूपल दोनों को ही इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्यूटीज, एक बार मेरी, उस आदमी ने फिर से उन्हें समझाना चाहा, पर इस बार बीच में एक यंग लड़का आ गया। अंकल, क्या आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये लेडीज आपसे क्या कह रही हैं? उस यंग लड़के ने कहा। वो लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े और शूज पहने हुए थे। उसकी अकड़ देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत रईस बाप का बेटा है। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, उस कास्टिंग एजेंट ने चिढ़ते हुए कहा। पर मुझे नहीं लगता कि इनको आपकी मदद की जरूरत है, और वैसे भी आप जैसे एजेंट कैसे होते हैं ये सब जानते हैं। अपने ऑफिस ले जाकर आप इनके साथ क्या करेंगे किसे पता है? यंग लड़के ने जवाब दिया। तुम में इतनी हिम्मत, इस एजेंट ने जोर से कहा। देखिए अंकल, यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस यंग लड़के ने गुस्से में कहा। सब जानते थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। इस सबसे पहले कि वो एजेंट कुछ और बोल पाता, वो यंग लड़का फिर से बोला, चलिए चलिए अंकल, निकलिए यहाँ से। अपनी बेइज्जती होता देखकर वो आदमी वहां से चला गया। और भी जो लोग शनाया और रूपल से बात करना चाहते थे चुपचाप वहां से खिसक लिए। फाइनली अब शांति है, उस लड़के ने कॉन्फिडेंटली कहा, पर शनाया और रूपल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। इस वक्त शनाया को सिर्फ आहान से मिलना था। माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, मेरा नाम आयुष है और मैं अब्रॉड पढ़ाई कर रहा हूँ। बस अभी अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ मनाली घूमेंगी, उस लड़के ने कहा। शनाया और रूपल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने ही उसे इग्नोर करना बेटर समझा था। आप दोनों बहुत अलग किस्म की लड़कियां हैं। इग्नोर होने पर आयुष को शर्मिंदगी महसूस हुई।
मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे। शनाया ने पीछा छुड़वाते हुए कहा और उसकी आंखें आहान को ढूंढने लगी। तभी आहान वहां आया। उसके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल थे। हालांकि वो बस एक दिन के लिए दूर थे, पर दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। शनाया, आहान ने अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हुए कहा। आहान, इतना बोलकर शनाया आगे बढ़ी और आहान को कसकर गले लगा लिया। आहान थोड़ा सरप्राइज हो गया। जब शनाया ने आहान को छोड़ा तब उसने वो फूल देते हुए कहा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माय ब्यूटीफुल बेबी। ये सुनते ही शनाया शर्मा गई। ये सब देखकर आयुष हैरान था। वो सोच रहा था कि ऐसे आदमी को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। रूपल की तरफ देखते हुए आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रूपल? मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार यहाँ आ जाऊं। रूपल ने अपनी फिक्र एक्सप्रेस करते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है अंकल आंटी के बारे में पता करने के लिए। आहान ने दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। रूपल ने गिल्टी फील करते हुए कहा, इट्स ओके रूपल, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। चलो अब चलते हैं, ड्राइवर वेट कर रहा है। आहान ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। इससे पहले शनाया और रूपल कुछ कह पाते, आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ड्राइवर, तुम ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हो? आहान का ये बात सुनकर मुंह चढ़ गया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हो। तुम खुद एक ड्राइवर लगते हो। आयुष ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। आयुष ने आहान के सिंपल कपड़े देखकर उसे तुरंत जज कर लिया था। मैं ड्राइवर रख सकता हूं या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है? आप बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आहान ने इरिटेट होते हुए पूछा। मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इन खूबसूरत लड़कियों को लेना देना है। आहान ने शनाया और रूपल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा ड्राइवर कोई एक्टर होगा जो ड्राइवर की एक्टिंग करेगा, और तुम्हारी कार भी कोई खास नहीं होगी। अब ऐसी खूबसूरत लेडीज ऐसी वैसी कार में थोड़ी बैठेंगी। आयुष ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अब अपनी ये स्मार्टनेस कहीं और जाकर दिखाओ। आहान ने कैजुअली जवाब दिया। फिर शनाया और रूपल को देखते हुए कहा, चलें। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, आयुष को गुस्सा आ गया, क्योंकि आहान ने उसे इग्नोर किया था। आहान को इस सब में पड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रुको, आयुष ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओगे? शर्त? तुम पागल हो गए हो क्या? आहान का मुंह बन गया। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैं बस नहीं चाहता कि तुम इन दोनों से झूठ बोलो। अब बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे? आयुष ने दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। यह बात सुनकर शनाया को बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी, कैसा बेवकूफ लड़का है, बिना मतलब हमारे पर्सनल स्पेस में घुसता जा रहा है। क्या चाहते हो तुम? कैसी शर्त? आहान ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। तुम्हारा ड्राइवर एक एक्टर है और तुम्हारी कार भी अच्छी नहीं है। आयुष को लगा कि वो शर्त जीतने वाला है। अच्छा, कार का डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आहान ने सवाल किया। जो बहुत महंगी और खूबसूरत हो, कम से कम 25 लाख से ऊपर की कार हो। आयुष ने जवाब दिया। अच्छा, आहान ने कहा, फिर तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मेरी कार की लग्जरी को लेकर, वो बहुत लग्जरियस कार है। जो गाड़ी अस्मिता ने उसे दी थी वो रोल्स रॉयल्स का टॉप मॉडल था, और उसके साथ ही वो नंबर प्लेट भी बहुत महंगा है। अगर वो एक लग्जरियस कार नहीं है तो तुम उसे यहाँ लेकर ही क्यों आए? इतनी खूबसूरत लेडीज को लेने तुम खटारा गाड़ी लेकर आए हो और ऊपर से बोल रहे हो कि तुम्हारे पास ड्राइवर है। आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आहान को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अलग अलग चेहरे बनाना शुरू किया। जाने दो आहान, पता नहीं ये क्यों पीछे पड़ गया है, शनाया ने परेशान होते हुए कहा। शनाया की बात मानकर वो फिर वहां से जाने लगे, पर आयुष को अब भी चैन नहीं था। उसने फिर से उन्हें रोका और कहा, मुझे तुम्हारी कार देखनी है। अब शनाया, आहान और रूपल इरिटेट हो चुके थे। आहान ने इसी इरिटेशन में कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी कार दिखाता हूँ, फिर बाद में रिग्रेट मत करना। आहान जानता था कि उसकी कार वहीं होगी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। रिग्रेट? हाँ, बिल्कुल नहीं, आयुष ने कहा। इस वक्त शनाया बिल्कुल शॉक थी। आहान के पास कार? ये कैसे पॉसिबल था? तीनों जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष को बहुत मजा आया। उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान की कार कहां चली गई थी? आयुष के आने से अब क्या होने वाला था? क्या अब आहान की कार देखकर शनाया को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा।